हेलो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरह के वैल्यूज़ होते हैं और कौन कौन से वैल्यूज़ होते हैं और वो कब यूज़ होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मैंने पहले ही लिख के रख लिया था कि लेक्चर लंबा ना हो, क्योंकि आज थोड़ी ज़्यादा पढ़ाने हैं तो शायद लेक्चर लंबा हो जाए, इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पहले कितने टाइप के वैल्यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो ट्रू वैल्यूज़ होता है। अब ट्रू वैल्यूज़ क्या होता है? ट्रू वैल्यूज़ आपका एक ऐसा वैल्यूज़ है जो आप थ्योरेटिकली फाइंड करते हैं। जैसे कि आप मैथ में कैलकुलेशन करते हैं तो आपको एक वैल्यू दे दिया जाता है और उसका फार्मूला में बैठाते हैं और फिर जो उसका वैल्यूज़ आता है वो हम उसे ट्रू वैल्यूज़ बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हमारा ट्रू वैल्यूज़ ये अगर मान लिए 2 ग्राम आया, हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू अगर 2 आया तो ये हमारा ट्रू वैल्यू कहलाएगा। अब प्रीसाइज वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू किसे बोलते हैं? तो ये जो 2 वैल्यूज़ हैं ये हमारे एक्सपेरिमेंट से आते हैं। ये जो ट्रू वैल्यूज़ है वो तो थ्योरेटिकल वैल्यूज़ है, वो एग्जैक्ट आएगा, लेकिन ये प्रीसाइज और एक्यूरेट वैल्यू हमारे एक्सपेरिमेंट से आते हैं। तो प्रीसाइज वैल्यू क्या होता है? प्रीसाइज वैल्यू उस वैल्यू को कहते हैं कि अगर हम कोई जो ये 2 ग्राम आए किसी थ्योरेटिकल वैल्यू से, अगर हम उसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरी में और अगर वो जो वैल्यू है हमारा 2 ग्राम के आसपास आता है तो उस वैल्यू को हम प्रीसाइज वैल्यू बोलेंगे। मैंने डिफिनेशन लिख रखा है, मीन्स द वैल्यूज़ क्लोज और नियरेस्ट टू द ट्रू वैल्यूज़। मीन्स ट्रू वैल्यूज़ के आसपास जो हमारा वैल्यूज़ आएगा एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसे हम प्रीसाइज वैल्यू बोलेंगे। अब एक्यूरेट वैल्यूज़ किसे बोलेंगे? एक्यूरेट वैल्यूज़ भी हमारा एक्सपेरिमेंट से ही आता है, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट हमारा परफॉर्म करने के बाद अगर जो हमारा वैल्यूज़ है वो एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू के बराबर आ जाता है तो उसे हम ट्रू वैल्यूज़ बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे लिखें, ये हमारा प्रीसाइज वैल्यू हो जाएगा 1.98, 1.97, 2.05, ये हमारा प्रीसाइज वैल्यू होगा। और एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगा आपका, जैसे ट्रू वैल्यूज़ का एक्जैक्ट ही होता है तो ये भी आपका 2 ग्राम ही होगा। तो अब हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं कि हमारा प्रीसाइज वैल्यू कौन सा होता है और हमारा एक्यूरेट वैल्यू कौन सा होता है। तो हम एक्सपेरिमेंट से इसलिए लेबोरेटरी में भी देखते होंगे। अब लेबोरेटरी में बहुत कम अमाउंट का तो किसी भी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट होता है, और जब वो चीज़ फैक्ट्री में बनते हैं तो बहुत लार्ज स्केल में बनती है। तो उसी तरह से मान लीजिए कि एक दवा की फैक्ट्री है, उसने क्या किया कि उसने कोई प्रोडक्ट बनाया मेडिसिन्स की, और उसके बाद उसे चेक करना है कि उसने जो कंपोजिशन डाले हैं, जिस थ्योरीज़ को लेके उसने अपना दवा बनाना स्टार्ट किया है, उसमें जो कंपोजिशन लिखा गया है उसमें, और वो लेके अगर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसके बाद उसका वैल्यूज़ अगर थ्योरेटिकल वैल्यूज़ के आसपास आता है तो उस दवा को हम लोग सही मानेंगे। और अगर उसका वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा वैरी करता है तो इसका मतलब हमारे कंपोजिशन में कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। तो अगर वो उस मेडिसिन को हम मार्केट में उतारेंगे तो हो सकता है कि वो पेशेंट को ठीक करने के बजाय उसको और ज़्यादा हार्म पहुंचा सके। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि दवा की रिएक्शन के कारण पेशेंट
पेशेंट की मृत्यु हो गई। वो इसलिए होता है कि कोई भी दवा जब एक्सपायर हो जाता है तो उसमें से किसी से वो रिएक्ट करता है और जिसकी वजह से वो पॉइजनस बन जाता है। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट के थ्रू से उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है और इसीलिए उसका आपका जो एक्सपायरी डेट भी लिखा रहता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मान लीजिए 3 स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी एंड स्टूडेंट सी। तो स्टूडेंट ए ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसने एक ही एक्सपेरिमेंट को 2 बार रिपीट किया। तो उसका एक बार वैल्यू आया 1.96 और दूसरी बार वैल्यू आया 1.98। और जब हम उसका एवरेज करेंगे, हमेशा उसका हम एवरेज लेंगे। अगर हम 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे या 5 बार करेंगे, जितने बार भी करेंगे हम उसका एवरेज वैल्यू लेंगे और जो एवरेज होगा वही हमारा, फिर उसी को हम कंपेयर करेंगे अपने ट्रू वैल्यू से। तो 1.96, 1.98 उसका हम एवरेज निकालें तो हमारा आया 1.97। तो ये जो हमारा 1.97 आया, ये हमारा एग्जैक्ट तो ट्रू वैल्यूज़ के बराबर तो है नहीं, तो इसलिए हम इसे प्रिसाइज वैल्यू बोलेंगे। अब स्टूडेंट बी ने सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और उसका पहला एक्सपेरिमेंट में उसका वैल्यूज़ आया 1.85 और दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसका वैल्यूज़ आया 2.10। और जब उसका एवरेज हम निकालते हैं तो हमारा आता है 1.975 ग्राम। तो क्या इसे हम प्रिसाइज वैल्यू बोल सकते हैं, एक्यूरेट वैल्यू बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये जो हमारा ये वैल्यू जो आया है 1.85, ये आपका जो ट्रू वैल्यूज़ है इससे बहुत ज़्यादा कम है। तो इसका मतलब इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमने कुछ गलत किया है, इस वजह से ये इतना कम आ रहा है। और इस वाले में भी ये 2 से बहुत ज़्यादा आ रहा है। लेकिन इसके एवरेज को हम अगर ऐड कर इसका एवरेज निकालते हैं तो हमारा 1.97 आता है। 1.97 आने का ये मतलब नहीं है कि ये प्रिसाइज वैल्यू होगा। ये वैल्यूज़ हमारा एक्सेप्टेबल ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा बहुत छोटा वैल्यूज़ हो जाता है ट्रू वैल्यू से और ये बड़ा हो जाता है, तो हम इस वैल्यू को कंसिडर नहीं कर सकते। तो इस तरह के हम वैल्यूज़ को ना तो प्रिसाइज वैल्यू बोल सकते हैं और ना ही एक्यूरेट वैल्यू बोल सकते हैं। स्टूडेंट सी ने वही सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और उसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आया 1.98 और दूसरे में आया 2.02। जब इसका एवरेज निकालते हैं तो आपका आता है 2 ग्राम, यानी ये एग्जैक्ट ट्रू वैल्यूज़ के बराबर आए। तो इसका क्या मतलब है कि मैंने यहाँ लिखा था कि अगर जो एक्यूरेट वैल्यूज़ होता है वो ट्रू वैल्यूज़ का इक्वल होता है, बट वो एक्सपेरिमेंट से आता है। तो ये हमारा 2 आया, यानी हमारा ट्रू वैल्यूज़ के बराबर है, तो इसीलिए हम इसे एक्यूरेट वैल्यू बोलेंगे। आप लोग हमेशा डिफरेंस रखिएगा कि ये ट्रू वैल्यूज़ है और एक्यूरेट वैल्यूज़ है, ये आपके डिजिट में तो सेम होगा, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू आपका एक्सपेरिमेंट से आएगा और ट्रू वैल्यूज़ आपका थ्योरेटिकल वैल्यूज़ होगा। तो मैं यहाँ आपको नोट करके वो चीज़ लिख देता हूँ, आप लोग नोट्स में इस चीज़ को लिख लीजिएगा कि ट्रू वैल्यूज़ एंड ट्रू वैल्यूज़ comes from theoretical calculation एंड आपका एक्यूरेट जो वैल्यू होगा, एक्यूरेट वैल्यू जो होगा वो आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा,
वैल्यूज़। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, इसको आप लोग स्टार करके नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ा था अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, तो उसका हम लोग एक एग्जांपल अब यहाँ पे देखते हैं कि इस तरह के वैल्यूज़ में एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो हम लोग वैल्यूज़ निकालते हैं तो उसमें कौन सा वैल्यू अनसर्टेन होता है और कौन सर्टेन वैल्यूज़ होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं 13.4 ग्राम्स मान लेते हैं इसको। तो इसमें हमारा डेसिमल के बाद एक नंबर है और डेसिमल से पहले एक नंबर है, तो इसमें कौन सा सर्टेन होगा और कौन सा अनसर्टेन वैल्यूज़ होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो डेसिमल से पहले का नंबर होगा वो हमेशा सर्टेन होगा, मीन्स ये चेंज नहीं होगा, और ये जो वैल्यूज़ होता है ये आपका अनसर्टेन होता है, ये आपका अनसर्टेन वैल्यूज़ होता है। यानी अगर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो हमारा ये वैल्यूज़ चेंज होगा लेकिन ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा कि अगर ये वैल्यूज़ चेंज होता है, मान ली +1 या +2 या -1 या -2 होता है, तो आपका वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा डिफ़र कर जाएगा, यानी 12 या फिर 14, यानी आपका वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा डिफ़र कर जाएगा। लेकिन पॉइंट के बाद वाले में ये चीज़ हो सकता है, उससे हमें यानी 13.4 है अगर, तो अगर 0.01% भी बढ़ा तो 13.41, यानी इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो हम इसको अगर देखें 13.4 ±0.2, तो आप लोगों ने अपने एनसीईआरटी बुक में बहुत जगह देखा होगा कि आपका वैल्यू इस तरह से लिखा रहता है। इस तरह से लिखने का मतलब क्या है? इस तरह से लिखने का मतलब ये है कि जो आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका वैल्यू आप ज़्यादा से ज़्यादा 0.2 से ज़्यादा या 0.2 से कम तक ही उसको ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। यानी आपका ये जो वैल्यू है 13.6 या फिर 13.2, इन्हीं के बीच में आपका वैल्यूज़ लाई करना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो भी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर इससे कम होता है फिर भी आपका वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसी के हम लोग बोलते हैं अनसर्टेनिटी। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग कैसे निकालते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है ये हम लोग देखते हैं आगे। सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है? सबसे पहले बात तो ये आती है कि आपका सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। तो हम लोग एग्जांपल के थ्रू से देखते हैं कि मान लिए 500 5.00 0.025 या फिर आपका 0.250। तो इसमें अगर हम निकालना चाहें कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हम अगर आपको पता है कि इसका सिग्निफिकेंस फिगर 1 होता है, इसका आपका 3 होता है, इसका आपका 2 होता है, इसका आपका 3 होता है।
तो ये क्या चीज़ है, ये 500 है, इसका 1 है, ये 5.00 है, इसका 3 है, 0.025 इसका 2 है, 0.250 इसका 3 है। ये है क्या आखिर? ये जो नंबर है इसी को हम लोग सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ बोलते हैं। तो ये आता कैसे है? तो इसी के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो पहला रूल आता है वो आता है आपका कि कोई भी नंबर है अगर वो ज़ीरोज़ नहीं है, उसमें नॉन ज़ीरो डिजिट जितने भी होंगे वो उस नंबर का सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो ऑल नॉन ज़ीरोज़ डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स, यानी कि नॉन ज़ीरो डिजिट जितने भी होंगे वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देख लेते हैं 2 4 5 6 2 8 3 1 4 5 5। तो हम देखते हैं कि इसमें जो जितने नंबर नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे वो आपका सिग्निफिकेंट नंबर होगा, यानी 1 2 3 4, इसमें 4 है तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट 4 होगा। इसमें चलिए मैं एक और पढ़ा देता हूँ, तो इसमें हमारा 5 हो जाएगा, यानी इसमें 5 डिजिट है, इससे 5 हो जाएगा। इसमें आपका 2 हो जाएगा, इसमें आपका 1 हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, एक एग्जांपल और देते हैं, आप लोग इसका हमें बताइएगा कि सिग्निफिकेंट डिजिट इसका क्या होता है। 2 3 3 4, इसका आप लोग हमें सिग्निफिकेंट डिजिट निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उसका नाम अगले वीडियो में लूँगा। तो इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें देखिए, इसमें सारे डिजिट डिफरेंट है, इसमें भी सारे डिजिट आपके डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, लेकिन इसमें आपका 2 सेम डिजिट है। तो इससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो ये आप निकाल के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारा दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल हमें कहता है कि दूसरा रूल हमें कहता है कि जो ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा अगर नॉन ज़ीरो डिजिट है और उसके बीच में अगर ज़ीरोज़ हैं तो वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेते हैं ये 205 है, 880009, 301, 8200। तो आप लोग बताइए इसका क्या होगा सिग्निफिकेंट डिजिट? क्या 2 होगा या 3 होगा? मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर जो ज़ीरोज़ है अगर वो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में होगा तो उसे हम सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट करेंगे, तो इसीलिए इसका होगा 3। और इसी तरह इसका हो जाएगा आपका 5, इसका हो जाएगा आपका 3। अब इसका क्या होगा? इसमें मैंने लिखा है ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या यहाँ पे ये जो ज़ीरोज़ है ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है या फिर बीच में नहीं है? क्योंकि हमने तो यहाँ पे लिखा है कि अगर बीच में होगा तभी हम उसे सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट करेंगे, और अगर बीच में नहीं हुआ तो
नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, क्योंकि हम ये जो 2 है जीरोज़ है इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अब हम लोग चलते हैं थर्ड रूल पे। हमारा थर्ड रूल ये कहता है, रूल नंबर 3 हमें ये कहता है कि अगर जीरोज़ आपका जीरोज़ बिफोर नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी हमें ये तीसरा रूल ये कहता है कि अगर नॉन ज़ीरो से पहले अगर कोई ज़ीरो जाता है तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि यहाँ एक चीज़ और लिख लेते हैं, आइदर डेसिमल, आइदर डेसिमल, ये आपका CI है, आइदर डेसिमल, यानी डेसिमल भी हो तब भी हम उसे काउंट नहीं करेंगे। तो एग्जांपल हम लोग देखते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे कितना होगा, यानी जो ये नॉन जीरो डिजिट है इससे पहले ज़ीरो है तो हम इसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों जीरो को ही हम लोग काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये 0 पॉइंट है तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है कि आइदर डेसिमल, अगर डेसिमल भी होगा तो भी हम उसे काउंट नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ भी हो जाएगा 2। अब हमारा आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमें ये कहता है कि जीरोस आफ्टर नॉन जीरोस डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी जो नॉन जीरोज़ डिजिट के बाद भी अगर कोई डिजिट ज़ीरोज़ आता है तो उसे भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमने रूल में लिखा है कि अगर नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरोज़ आता है तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 3 हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों समझ आ गया होगा। एक और है, हम उसको देखते हैं। हमारा 5वां है आफ्टर डेसिमल zeros count in significant figure। कहने का ये मतलब है कि अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है,
हम यहाँ पे नॉन जीरो लिख सकते हैं। यानी नॉन जीरोज़ के बाद अगर डेसिमल आता है और उसके बाद अगर ज़ीरोज़ आता है तो उससे हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। 5वां रूल हमें ये कहता है। तो हम देखते हैं उसका एग्जांपल क्या होता है। यानी अगर हम इसको लिखें ऐसे और ये तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा। ये हमारा है, यानी पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो है और ये जो नॉन ज़ीरो है इसको तो हम लोग काउंट करेंगे ही करेंगे, इसके साथ ये 2 ज़ीरो को भी हम लोग काउंट करेंगे। इसलिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हमारा पहले से ही 2 है। यहाँ पे आप लोग ये बताइए कि ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं क्या हम इसे काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। इसके बाद डेसिमल है, डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो है, तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए, क्या होना चाहिए। क्योंकि ये हम काउंट करेंगे तो 6 हो जाएगा, अगर इसको काउंट नहीं करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा हमारा सही है, क्या हमें ये काउंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल हमें ये काउंट करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए, एक एग्जांपल में मैंने एक जो सेकंड रूल था या शायद 4th रूल था उसमें हमने बताया था कि नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद अगर ज़ीरोज़ आता है तो उसे तो हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पे है कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमारा ज़ीरोज़ आ रहा है, इसके बाद भी ज़ीरोज़ आ रहा है, तो क्या हम इसे काउंट नहीं करेंगे। नहीं, काउंट करेंगे। इसलिए काउंट करेंगे क्योंकि ये जो हमारा पॉइंट आता है और पॉइंट के बाद जो ये 2 ज़ीरो है इसको हम लोग काउंट कर रहे हैं, यानी इस ज़ीरो का महत्व है। इसीलिए ये जो 2 ज़ीरो है इसका भी इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए हम ये 2 ज़ीरोज़ को भी काउंट करेंगे। इसीलिए हमारा ये वाला गलत होगा और ये आपका सही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आप लोग बताइए, यहाँ पे क्या होगा 2.800। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 और आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए। या आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस वाले जो ये वाला जो है एग्जांपल, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 5 होना चाहिए या 6 होना चाहिए। अगर हम इस ज़ीरो को काउंट करते हैं तो 6 होता है, और हम इस ज़ीरो को काउंट नहीं करते हैं तो 5 होता है। तो इसमें कौन सा सही है। मैंने ऊपर आप लोगों को इसका रूल पढ़ाया है, तो आप लोग ये सोच के बताइए कमेंट सेक्शन में। जो सबसे पहले बताएंगे मैं उसका नाम अगले लेक्चर में ज़रूर लूँगा। तो आप लोग ट्राई करें और भी जो एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं उसको आप लोग देखें और उसका आप लोग सिग्निफिकेंट डिजिट निकालें। उसके बाद चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। जिसका एग्ज़ाम्पल बहुत शानदार लगेगा मैं उसका भी नाम अगले वीडियोस में ज़रूर लूँगा। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट। आप लोग इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाते रहें, बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो बाद में जाके आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम लोग देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीज़न कैसे करते हैं। तो हम अब उसे देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम एडिशन करें तो उसका एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम लिखें 1.
हम एक एडिशन बता देते हैं, उसी तरह से आप लोग सब्सट्रैक्शन भी को समझ में आ जाएगा। 5 नहीं, अगर हम इसको ऐड करें तो हम इसको सिग्निफिकेंट डिजिट में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो हमारा ये 5 है, ये 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 5 है, हमें इसका एडिशन करने के बाद ये वैल्यूज़ आए, तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर में इसे हमें कैसे लिखने चाहिए? तो हम हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें से जिसमें सबसे कम डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम डिजिट होगा, हम उसी तरह से इसको लिखने का कोशिश करेंगे। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? 155.2, यानी इस वाले में सबसे कम है डिजिट के बाद एक ही डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, इसलिए हम इसको एक ही डिजिट तक लिखेंगे। अब इसमें एक सवाल आता है कि मान लीजिए अगर यहाँ पे मेरा 155.215 आया तो मैंने इसको हटा दिया, लेकिन अगर हमारा वैल्यूज़ आता है 155.19 और हमें इस तरह से लिखना होता है इसे, तो हमें क्या करना चाहिए था? 9 को अगर हटा दें हम, यानी ये अराउंड आपका हो जाएगा 0.2 के करीब, और अगर हम इसको 9 को हटा देते हैं तो ये हमारा 0.10 के करीब आ जाएगा। यानी हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम इस 9 को हटाते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ जा रहा है। यहाँ तो मेरा इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि ये 2.20 होगा, ये तो 0.21 है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कि हम इसको कब चेंज करें और कैसे चेंज करें, कब हटाएं और कैसे हटाएं, इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है, राउंड ऑफ्स का रूल। आप लोगों ने इससे पहले भी सुना होगा। तो ये जो हमारा 9 कैसे हटेगा, ये हमें राउंड्स ऑफ रूल बताएगा कि ये कैसे हटेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि राउंड्स ऑफ रूल जो होता है वो क्या होता है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम आते हैं हमारा राउंड्स ऑफ रूल के राउंड्स ऑफ कैसे करते हैं। चलिए हम वही एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं कि अगर 2 पॉइंट्स अगर हम 218.125 129 लेते हैं, ये हमारा नंबर 1 है। तो इसमें हम देखते हैं कि राउंड्स ऑफ रूल हमें क्या कहता है। तो अगर हम यहाँ पे इस 9 को हटाना चाहें, राउंड ऑफ करके इस 9 को हटाना चाहें, यहाँ से इस 8 को हटाना चाहें, यहाँ से इस 6 को हटाना चाहें, तो क्या हो सकता है? तो इसको हटाने से पहले हमें एक रूल ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिस नंबर को हम हटा रहे हैं, अगर वो नंबर 5 से बड़ा है तो इससे जस्ट पहले वाला जो नंबर होता है उसमें हम 1 इंक्रीज़ कर देंगे, और अगर ये 5 से छोटा होता है तो हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाएंगे उसके फर्स्ट वाले डिजिट पर। लेकिन अगर 5 होता है तो वहाँ पे हमारा 2 कंडीशन आता है कि उससे पहले वाला जो डिजिट होता है हमारा वो ऑड है या इवन है।
अगर इवन है तो वो चेंज नहीं होगा, और अगर ऑड है तो वो चेंज होगा। तो चलिए पहले मैं आपको ये तीनों रूल्स लिखा ही देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो नंबर 1, इफ the digit greater than 5, then we increase 1, increased by 1। नंबर 2 हो जाएगा आपका सेम, अगर वो डिजिट आपका लेस देन हो जाएगा, लेस देन 5, तो आपका नो चेंज। नो चेंज। अब हमारा रूल नंबर 3 आता है, इफ डिजिट इज इक्वल टू 5 है, तब हमारे पास 2 कंडीशन है कि उससे पहले वाला जो डिजिट है वो अगर इवन है, यानी 6 5, तो उससे पहले वाला डिजिट अगर इवन है, तो ये 5 को हम ऐसे ही हटा देंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन दूसरे वाले में अगर ऑड होगा, यानी 7 5, तो इस 5 को हटाने के लिए हमें +1 करना पड़ेगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 8 और यहाँ पे 6 ही रहेगा। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने आप लोगों को लिखा दिया है और एग्जांपल मैंने पहले आपको यहाँ पे दे ही दिया है। मैं होप कि आप लोग ये चीज़ राउंड ऑफ को समझ गए होंगे। तो अब इसको आप लोग लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब इसको इरेज करते हैं और हम लोग अगला एक छोटा सा टॉपिक बचा है 2-3 मिनट का, उसको ख़त्म करके हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। हम अगले चैप्टर में लॉज को पढ़ेंगे, इसलिए इसको ख़त्म करने का सोच रहे हैं कि आज इसको ख़त्म कर दें। तो हमारा अगला टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट फैक्टर। अब ये रूल क्या होता है? ये रूल होता है आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट। इस बात का क्या मतलब है? इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। तो इस बात का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने जब फंडामेंटल यूनिट से हम लोग दूसरे यूनिट्स को ड्राइव कर रहे थे, तो मैंने एक चीज़ बताया था कि
डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर का यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस होता है आपका, फ़ारेनहाइट होता है आपका, केल्विन होता है। तो हमारा फंडामेंटल यूनिट था केल्विन। तो हमने सेंटीग्रेड से केल्विन में कैसे चेंज किया, फिर सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज किया, इसी को हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट बोलते हैं, इंटर कन्वर्जन। मतलब एक यूनिट में दिया हुआ है, हमको दूसरे यूनिट में अगर निकालना हो तो उसे हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर हमें मान लिए इंच में से हमें चाहिए सेंटीमीटर में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग नोट करके एक चीज़ यहाँ पे लिखेंगे कि 1 इंच इज इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर लीजिएगा। अब इस चीज़ को हम लोग पता है कि 1 इंच इज इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग, हमें इंच में चाहिए या सेंटीमीटर में चाहिए, उसके लिए हमें इसको लिखना कैसे है ये चीज़ हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर 1 इंच। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? हमें पता है कि 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो यानी ये जो वैल्यूज़ हैं, यानी आप लोग को हम सिंपल एग्जाम्पल से समझा देते हैं। x इज 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर हमें कंडीशन दे दिया जाए, कंडीशन है हमारे पास कि x इज इक्वल टू वाई, तो हम x इज इक्वल टू वाई को 1 या फिर y इज इक्वल टू एक्स को 1 लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि हमें यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि x और y दोनों बराबर हैं। तो अगर हम x बाई वाई लिखें तो भी ये कट के 1 आ जाना है, या फिर अगर हम y बाई एक्स लिखें तो भी कट के 1 आ जाना है, क्योंकि हमारी कंडीशन में यहाँ पे दिया हुआ है कि x इक्वल टू वाई है। सेम उसी तरह से यहाँ पे देखें, हम आप यहाँ पे भूल जाएं कि यहाँ इंच लिखा है सेंटीमीटर, इस चीज़ को आप भूल जाएं। आप x की तरह इसको देखें कि ये बराबर ये है, यानी x बराबर y है। तो हम x बाई वाई लिखें तो भी हमारा 1 आएगा, या फिर हम y बाई एक्स लिखें तो भी हमारा वैल्यूज़ 1 आएगा। तो हम जस्ट सिंपली यही चीज़ किया है यहाँ पे। अब हम सोच रहे हैं कि हमें कोई भी वैल्यूज़ दिया हुआ है, मान ले 10 इंच है, 5 इंच है, 8 इंच है, उसको अगर सेंटीमीटर में हमें चेंज करना है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि अगर हम 5 इंच को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें तो क्या होगा। तो हमें इंच से जब सेंटीमीटर में निकालना है तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जो चीज़ निकालना है उसको हम ऊपर लिखेंगे। यानी हमें सेंटीमीटर में वैल्यू चाहिए तो हम उसे सेंटीमीटर वाले को ऊपर लिखेंगे। अगर इंच में चाहिए होगा तो हम इंच वाले को ऊपर रखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे तो आपको अभी पता चल जाएगा। हम आप लिखते हैं कि 5 इंच इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। ये
तो अगर हमें 5 इंच चाहिए तो हम दोनों तरफ 5 इंच से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हम यहाँ पे भी आपका 5 इंच लिख देते हैं और यहाँ पे भी हम 5 इंच से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 इंच। अब क्या होगा कि जो ये हमारा ऊपर से इंच है और ये नीचे से इंच है, ये इंच आपका कट जाएगा और जो हमारा वैल्यूज़ आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 5 × 20, 5 × 25, 5 × 10 2 यानी 12.70 सेंटीमीटर। तो इसको हम इसीलिए जो सेंटीमीटर वाली वैल्यूज़ हमें चाहिए तो हमने सेंटीमीटर वाली वैल्यूज़ को ऊपर लिखा। अगर मैं यहाँ पे इंच वाली इस वाले वैल्यूज़ को लेता और इंच वाले ऊपर होता और नीचे सेंटीमीटर होता तो हमें क्या इंच का वैल्यू निकल पाता सेंटीमीटर में, हमारा इंच इंटू इंच स्क्वायर हो जाता अपन सेंटीमीटर, तो हमारा वो वैल्यू आता ही नहीं। इसीलिए मैंने इंच वाले को नीचे रखा ताकि ये इंच कट जाए। अगर हमें सेंटीमीटर में चाहिए होगा तो हम सेंटीमीटर वाले को नीचे रखेंगे और सेंटीमीटर वाले को नीचे रखेंगे और इंच वाले को ऊपर रखेंगे, फिर हमारा सेंटीमीटर कट जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग इसे करेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क होगा कि अगर हम 1 डेज़ को सेकेंड में निकालना चाहें तो आपका क्या होगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूँ कि ये सब चीज़ें कि 1 day = 24 आवर्स होता है और 1 hour = 60 मिनट होता है आपका और 1 मिनट आपका 60 सेकंड होता है। तो आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर आया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आज जो हमने पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें ताकि इस लॉकडाउन में सभी को फ़ायदा हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।